am Pushpa Mishra, and first of all I would like to welcome you in Sparsh online coaching classes. As you know that we have already discussed about the pattern and the strategy, how to discuss, how to start the class and how to follow this all entire portion of the grammar for competitive exam. But today in this video I am going to start a very important topic, that is tense. Okay. So hearing this tense, the word tense, you know, number of things comes in mind. बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक के बाद एक दिमाग में आती हैं. सबसे पहले आता है कि टेंस क्या है, टेंस में हमें क्या पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स में हमारे लिए फ्रूटफुल होगा. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ और आप प्लीज़ अपना पूरा फोकस इस पर बनाएंगे और ध्यान से एक एक चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे. ओके. टेंस, as you know that there is basically three tense. Okay. Number one, present. Number two, past. And number three, future. It's a very common thing, you all know. But we have to actually clear that present, indefinite. We must know why this is indefinite, because the reason behind it gives you hint to solve this type of questions. So next is continuous, next comes perfect and perfect continuous. Okay. So these four will get here in past also and the same in future also. Past indefinite, past continuous, past perfect continuous, and in the same way future, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. So if we are having 4 in each, it means, so the same we are having here, it means that 3 multiplied by 4 is equal to 12. So basically we have to complete this 12 step. But today in this video especially we are going to discuss about present indefinite. Clear? Because we have 12 steps and one by one we will complete it. So now I am going to start with present indefinite. Let's take present indefinite. See, everybody please pay attention. Number one, this is the most important topic for getting question in exam, because present indefinite has multiple types of issues, small issues, छोटे छोटे ऐसे इसमें पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को फंसाना बहुत आसान हो जाता है और इसी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने के पहले हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको सॉल्व करने में दिक्कत कर सकता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. नंबर वन इज हेल्पिंग वर्ब. वी हैव डू एंड डस. प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब इज नंबर वन, हेल्पिंग वर्ब इज डू एंड डस. ओके. So do and does is helping verb, and here we use verbs form, that is
फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डू और डज। वर्ब्स की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब्स फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि गो, वेंट एंड गॉन, तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो हियर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी विल टेक फर्स्ट वन। गलती से भी हमें सेकेंड और थर्ड का यूज नहीं करना है। इस चीज़ को हमें दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना है कि हमारा जो टेंस का, जो वर्ब का फॉर्म होगा वो कैसा होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान से समझिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो ये है कि वर्ब की फॉर्म तो डू और डज होती है, लेकिन अगर आपने किसी भी वर्ब में, जैसे अगर आपने लिखा कि ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, तो ये जो गो है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें आपने क्या लगा दिया? ई और एस लगा दिया। ठीक है, गो, GOES, गोज टू मार्केट। ये ES आया कहाँ से? ये ES कहाँ से आया? तो ये ES या ही रन्स फास्ट, ये S कहाँ से आया? ये जो ES और S लग रहा है यही डज है। जब हम सेंटेंस में डज का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हमने सेंटेंस में एक बार डज लिख दिया तो फिर हम वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे, वर्ब में। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि ही डज हिज ड्यूटी, तो हमने यहाँ क्या लिखा? ही डज हिज ड्यूटी। हमने यहाँ क्या लगाया? डज लगाया। यहाँ हमने क्या लगाया? डज नहीं लगाया। क्या लगाया? SES लगाया। कहाँ लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगाया? S लगाया। तो आप ध्यान से देखिए कि सेंटेंस में एक ही चीज़ यूज हो सकती है। अगर आप कहीं पे डज लगाते हैं तो वर्ब की फॉर्म में SES नहीं लगाएंगे। अगर आपने कहीं पे SES लगा दिया है तो फिर आप वहाँ पे डज नहीं लगाएंगे। क्लियर? और एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे इसको। खूब आराम से ध्यान से समझेंगे। अगर आप इस सेंटेंस को समझ गए तो आप समझिए कि आप 50% प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ गए। कैसे? अब देखो ये ही क्या है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को। ही क्या है? ही को क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्रोनाउन। प्रोनाउन में ये कैसा है? सिंगुलर। फिर से देखिए ध्यान से, ही क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कैसा है? सिंगुलर। ठीक, अब अगर आपको मैं एक सेंटेंस यहाँ पे ही को हटा के फॉर एग्जांपल मैं कर दूँ कि राम, खूब आराम से समझिए, एक सेंटेंस काफ़ी है। मैं सीरियसली अगर आपको बताऊं तो सिर्फ एक ये सेंटेंस अगर आप समझ गए तो आप 50% से ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक सेंटेंस। पहले हमने यहाँ क्या लिखा था?
ही लिखा था, अब हमने यहाँ क्या लिख दिया है, राम लिख दिया है। जैसे ही ये राम हुआ, क्या नहीं बदला, सब्जेक्ट। अभी भी ये क्या है, सब्जेक्ट है। जब ये ही था तो भी सब्जेक्ट था, जब ये राम है तो भी सब्जेक्ट है। यानी कि राम भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट था। लेकिन एक चीज़ बदल गई, क्या बदल गई, अब ये प्रोनाउन नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, अब ये नाउन हो गया। जब हमने यहाँ ही लिखा था, जब मैंने यहाँ ही लिखा था, तब ये प्रोनाउन था। सब्जेक्ट तो था, लेकिन कैसा सब्जेक्ट था, प्रोनाउन। राम लिखते ही ये बन गया नाउन, लेकिन अभी भी ये कैसा है, सिंगुलर। क्योंकि ही में भी ये सब्जेक्ट था, प्रोनाउन था, सिंगुलर था। राम में भी ये सब्जेक्ट है, नाउन है, सिंगुलर है। इसलिए दोनों ही केस में हम यहाँ लगा सकते हैं डज। क्योंकि डज आपको किसके साथ लगाना है, बिल्कुल क्लियरली एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि जो ये डज और डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, डज आपको किसके साथ लगाना है, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। अब समझिए, इसको अंडरलाइन करिए ध्यान से, है ना, डज ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट है वो तो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है ना। सब्जेक्ट तो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। एक स्टेप को यहाँ क्लियर करना बिल्कुल अच्छे से ज़रूरी है कि डज आपको लगाना है ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। इसीलिए जब हमने यहाँ ही लिखा था तो भी हमारा डज बिल्कुल सही था, और जब हमने यहाँ राम लिख दिया है तो भी हमारा डज बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ये क्या है, सब्जेक्ट है, और वो भी कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो आई थिंक ये स्टेप आपका क्लियर हो गया होगा। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो राम डज, ठीक है, या अगर हम यहाँ ही लिखते हैं तो भी, अगर आप यहाँ पर ही लिखते हैं तो भी और राम लिखते हैं तो भी, दोनों ही कंडीशन में डज आपका सही है। ओके, आगे बढ़िए। प्ले क्या है, प्ले क्या है, नाउन है कि वर्ब है, वर्ब है। कैसे पता कि वर्ब है, क्योंकि इसमें एक्शन है। ये चीज़ देखो, अभी ये बहुत, यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। इस पर हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि बात हम जो कर रहे हैं वो एस यस की कर रहे हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि यस यस वर्ब के साथ भी लगता है और नाउन के साथ भी लगता है, लेकिन ये दोनों अपने आप में बिल्कुल अपोजिट है। जब आप वर्ब के साथ एस यस जोड़ते हैं तो वो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर आपने सब्जेक्ट में, अगर आपने वर्ब में एस यस लगाया तो उसका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है, जब नाउन में एस यस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। लगता दोनों के साथ है। देखिए, फिर मैं एक यहाँ छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से देखिए। हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, कुछ वर्ड्स लेते हैं जो, पहले हम लेंगे वर्ब, फिर हम लेंगे यहाँ नाउन। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा रन, ठीक है, तो रन क्या है, इसमें एक्शन है इसलिए वर्ब है। अगर हमने इसमें एस लगा दिया तो ये हो गया रन्स। लेकिन अब ये जो रन्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डज को, क्योंकि एस यस कहाँ लगता है, जहाँ डज नहीं लगता। तो ये जो रन्स है, इसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ही रन्स, राम रन्स। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब में एस यस लग गया तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। दैट इज वेरी कंपल्सरी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप गलती से भी एस यस नहीं लगा सकते, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नाउन में आते हैं। नाउन में एस यस लगेगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। नाउन में एस यस लग गया मतलब वो क्या हो गया, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल देखो, बुक्स या पेन्स या कुछ भी, ठीक है। तो एस ई एस लगता दोनों के साथ ही है। वर्ब में लगेगा तो उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वो डज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउन में लग गया, वो प्लूरल हो गया। अच्छा, मैं आपको वापस से याद दिला दूं, क्योंकि मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने बार बार देखा है कि बच्चों को किसी भी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में आती है, जब उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि भैया देखो डू डज लगाना, ठीक है, और डू डज लगाना, और डू डज नहीं लगाना तो एस यस लगा देना, ठीक है, लेकिन दोनों साथ में मत लगाना। तो आपने जैसे यहाँ पे राम के साथ डज लगाया तो आपको एक चीज़ तो क्लियर है। क्या क्लियर है, कि ये जो प्ले है, क्योंकि ये वर्ब है, इसलिए अब आप यहाँ पे एस यस नहीं लगा सकते, क्योंकि आप डज लगा चुके हैं। या तो आप डज लगाएंगे
या तो आप इसमें एस लगाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि डज लगा है तो इसमें तो एस लग नहीं सकता, ये आपको क्लियर है क्योंकि आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज विद कि जब यहाँ पर उनको कॉमन एरर में पूछा जाता है एस में एरर, तो वहाँ से एस को हटा देते हैं। अरे भैया ये तो नाउन है ना, ये तो नाउन है, ये वर्ब है। आपसे कहा जा रहा है कि डू डज लगाओगे तो वर्ब में एस नहीं लगाओगे, नाउन में लगाने की मनाही थोड़ी है, वो तो एज पर कंडीशन है। अगर आपको सिंगुलर की बात करनी है तो आप सिंगुलर रखोगे, प्लूरल की बात करनी है तो प्लूरल रखते हो। तो नाउन में एस आपको सेंटेंस में मिल सकता है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अगर आपने डू डज का इस्तेमाल किया है तो आप फिर जो वर्ब है उसमें किसी भी हाल में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग एंड गोइंग अहेड, मैं समझती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और एक्चुअली टेंस में यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज़्यादा कॉमन एरर के क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहूँगी कि एक बार इसको हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं क्विकली, है ना। और आप अपने आप को टेस्ट करेंगे इस बार कि आपने कितना एक्चुअली समझा। मेरे बोलने के पहले आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हाँ मुझे ये पता है। ओके, सो स्टार्ट नाउ। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। डज किसके साथ लगता है? ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन दोनों, लेकिन डज तभी लगेगा जब वो सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल है तो फिर हम डज नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि डू हम किसके साथ लगाएंगे? ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है यहाँ पे, हमें लगाना है डू। किसके साथ लगाना है? ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट भी भैया नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन जब वो प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे, जब सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। अब आप आगे बढ़िए। ये तो हुई बात हेल्पिंग वर्ब की। अब हम बात करेंगे वर्ब की फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ें हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया। वर्ब क्या है? वर्ब की फॉर्म कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट होनी चाहिए। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देके बताया भी था कि गो वेंट गॉन, तो गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरीके से आपको जो ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ब्स हैं उसकी एक लिस्ट बना के उसको तैयार करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहे सब्जेक्ट अपना प्रोनाउन रख लें या नाउन रख लें, चाहे जो भी रख लें, अगर वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डज होगी। अगर हमने डज लगा दिया है तो फिर हम वर्ब में एस नहीं लगा सकते। वर्ब में, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हम नहीं लगा सकते वर्ब में। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ नाउन भी है तो हम नाउन में बिल्कुल लगा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इस पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्ब में नहीं लगेगा, नाउन में लग सकता है बिना किसी डाउट के, ठीक है। आगे देखिए। तो अब आपने देख लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा था? राम के केस में ये नाउन है और इसके केस में ये प्रोनाउन है। और दोनों ही केस में क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पे डज लगा सकते हैं। डज लगा दिया, वर्ब में एस टच भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो आई थिंक ये स्टेप जो है आपका, ये एग्जाम्पल जो था आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल और लूँगी, क्योंकि अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो 50% काम आपका हो गया। एक एग्जाम्पल और लेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं कोई डाउट ना रह जाए। इस समय तक आप ये कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसको माइंड में जरा रिकॉल करने की कोशिश करिए। क्या पढ़ा? जस्ट क्लोज योर आइज। ओके, तो वन एग्जाम्पल हमने अभी देखा जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए हमने उसमें डज लगाया। क्योंकि डज लगाया था इसलिए वर्ब में एस नहीं लगाया, लेकिन हमने नाउन में एस लगाया। फ्रेंड्स क्योंकि नाउन था और हम फ्रेंड्स की बात कर रहे थे इसलिए उसको हमने प्लूरल रखा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको अच्छे से समझने की कोशिश की। एक एग्जाम्पल और ज़रूरी है यहाँ पर। लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, दे डू रन। ये क्या है? इसको एकदम क्लियर रखना है दिमाग में। ये क्या है? वर्ब। सबसे पहले देखो, सभी लोगों को ये अच्छे से पहचानना सीखना है कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है। वर्ब में एक्शन होता है, नाउन में एक्शन नहीं होता। जो चीज़ मूवमेंट में है, जिसमें एक्शन है, वो वर्ब है। ओके, सो दे डू रन्स
तो दे क्या है मुझे बताइए, अब आप लोग बताइए, अपने मन में सोचिए, दे क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो प्लूरल है ना। दे क्या है? सब्जेक्ट। सही, सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि दे क्या है? दे है सब्जेक्ट, ठीक है। कैसा सब्जेक्ट है? प्रोनाउन है। उसमें भी ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, ठीक है। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये प्लूरल है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, इसको देखिए, क्योंकि अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है। पहले क्या था? सिंगुलर था, अब क्या है? प्लूरल है। जैसे ही ये प्लूरल हुआ, अब आप यहाँ पे डज नहीं लगा सकते। अगर आपको कॉमन एरर में सपोज करिए कि आपको यहाँ मिल गया डज, तो बिल्कुल समझ जाइए कि ये दोनों तो बिल्कुल मिसमैच हैं। सब्जेक्ट प्लूरल, डज तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको आपको क्या लिखना है? डू लिखना है, ओके। अब डू लिख दिया तो ये जो वर्ब है इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, दे डू रन्स, तो ये क्या है? तो गलत हो गया, क्योंकि डू के साथ तो रन्स लग ही नहीं सकता, प्लूरल है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इसको सेंटेंस को सही बनाने के लिए रन। फिर से समझिए, आई नो इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। दे क्या था? प्रोनाउन था। कैसा सब्जेक्ट था? प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ डू लगाया, हम यहाँ डज नहीं लगा सकते, ठीक। क्योंकि हम देखें यहाँ साफ साफ हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्या लिखा हुआ है कि डू ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसलिए हमने यहाँ डू लगा दिया। और अब जो हमारे पास ये वर्ब है, ये कॉमन एरर में इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, और 99% क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बिल्कुल सिंपल, जिसमें सिर्फ ये देखना होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बढ़िया चल रहा है कि नहीं। बल्कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, उसमें तो क्वेश्चन ही यही पूछता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन कैसा है, ठीक है कि नहीं ठीक है ना। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है दे डू रन, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। क्यों परफेक्ट हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसने डू ले लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू के साथ तो गलती से भी एस नहीं लग सकता, ठीक। डज के साथ तो वैसे भी नहीं लगता। कुल मिला के डू और डज लग गया तो वर्ब की फॉर्म सिर्फ कैसी होगी? फर्स्ट, नो एस, ना डू के साथ ना ही डज के साथ। लेकिन फिर मैं यहाँ ख़त्म करने के पहले एक बार आपको याद दिला दूँ कि अगर इसके बाद कोई नाउन आता है और उस नाउन में आप प्लूरल कंडीशन देखते हैं तो वो प्लूरल हो सकता है। नाउन में एस लगने में कोई मनाही नहीं है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हम अपने आप को टेस्ट करेंगे। दोनों कंडीशन से एक एक लेंगे और आप अपने आप को टेस्ट करेंगे, मैं बाद में सॉल्व करूंगी, आपको खुद पे खुद पहले सॉल्व करना है ना। जस्ट वन एग्जाम्पल, रवि play with his brothers। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें इस पूरे में वर्ब कहाँ है? ऑफ कोर्स वर्ब कहाँ है? ये वर्ब है। नाउन कहाँ कहाँ है? ये एक नाउन ये है हमारे पास, ये जो कि सब्जेक्ट है, और दूसरा नाउन कहाँ है? यहाँ है, जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रवि क्योंकि सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमें लगानी है। लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? रवि में एस नहीं लगा है, क्योंकि या तो हमें डज लगाना है या तो एस लगाना है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? रवि प्लेस। जब तक हम इसमें एस नहीं लगाएंगे तब तक ये सेंटेंस सही नहीं हो, क्योंकि ना तो हमने यहाँ डज लगाया ना वर्ब में एस लगाया, तो ये तो गलत हो गया। ये हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, या तो हमें डज लगाना है या तो वर्ब में एस लगाना है, ठीक है। तो रवि प्लेज विद हिज ब्रदर। अच्छा मुझे बताओ, ये यहाँ पे ब्रदर लिखेंगे कि ब्रदर्स लिखेंगे? दोनों लिख सकते हैं, एक भाई है तो ब्रदर लिखेंगे, कई भाई है उसके और कईयों के साथ खेलता है तो ब्रदर्स लिख सकते हैं। यानी इस पोर्शन के एस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है वो सिर्फ यहीं तक डिपेंड करता है। कहाँ तक? वर्ब तक, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। और इससे रिलेटेड जो और एग्जांपल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए, जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं स्पेशली कॉमन एरर्स में, उसके लिए आपको
जो प्रैक्टिस सेशंस वाले आपको वीडियोस मिलेंगे उसमें आपको इससे रिलेटेड और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस दिए जाएंगे लास्ट ईयर के पेपर्स को लेके और प्रैक्टिस सीरीज से लेके, जिससे कि आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये जो मुझे पूरा पढ़ाया गया उसमें मैंने क्या सीखा। आज के इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में पढ़ा, उससे रिलेटेड आपको मैंने एग्जाम्पल्स करके दिखाए, और इससे रिलेटेड और जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको करना चाहिए, करना ही है, वो आपको प्रैक्टिस सेशंस के जो वीडियोस बनते हैं उसमें आपको मिलेगा। आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको वो मिल जाएगा। देखिए, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। नंबर 1 कि आपने क्या क्लास में सीखा है ना, जो आपने सुनकर सीखा। नंबर 2, जब आप प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन जो आपको करना ही है, जब आप उसको करेंगे तो आपको दो चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी। एक तो ये आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बिकॉज आप जितने उसमें क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी हैं, तो जब आप उस आंसर से मैच करेंगे तो आपको ये एक्चुअली पता चल पाएगा कि आपने कितना सीखा। तो उस सेशन को आपको ज़रूर अटेंड करना है। और उसके बाद सपोज कि देखिए, मैंने आपको कोई चीज़ बताई, पढ़ाया, और अब आप प्रैक्टिस सेशन में गए, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पढ़ाने के बाद, मुझसे पढ़ने के बाद जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, बाई चांस ऐसा होता है कि आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड आप सॉल्व कर रहे हैं और फिर भी वो मैच नहीं हो रहा है आंसर से, तो वो डाउट बन सकता है। तो आप उसको पूछेंगे, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप जो उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन करिए, कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन डाउट को छिपाना नहीं है, उसको दबाना नहीं है, उसको ये नहीं सोचना है कि होगा, उसको क्लियर ही करना है। ठीक है? थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।